बाबूलाल खराड़ी, जनजातीय सभापति महोदय, मंत्री। आज दिल की भावना से बोलना है, बात तो सही है। माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब रिप्लाई। माननीय सभापति महोदय जी, आज जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा, एक महत्वपूर्ण विभाग जनजाति विभाग और अनुसूचित जाति विभाग, दो विभागों की डिमांड थी। और जनजाति इसलिए महत्वपूर्ण है कि सदियों से उपेक्षित रहा, अपेक्षित रहा और सभी मान्य सदस्यों ने इस मांग में भाग लिया। आप सबके बहुमूल्य सुझाव आए। आपके मंत्री जी एक मिनट। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन का समय कार्यसूची तक खत्म होने तक बढ़ाया जाता है। बहुमूल्य सुझाव आए, आपके सकारात्मक विचार आए, उन सबको और उन विधायक गणों को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जनजाति वर्ग से संबंधित समस्त मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हुई। इस चर्चा से प्राप्त सुझावों को जनजाति विकास की विभिन्न योजना के क्रियान्वयन के समय ध्यान रखा जाएगा। जिन मान्य सदस्यों के कटमोशन हमारे पास जो है, उनके उत्तर समय पर उनके पास भेज दिए जाएंगे। सभापति महोदय जी, हमारा संकल्प पत्र में उल्लेखित जनजाति कल्याण की भावना के क्रम में हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है और उसको पूरा करेगी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्लस्टर, बिखरी जनजाति क्षेत्र, शहरिया आदिम जाति 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उसी को आधार मान करके ये विभाग उनकी सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। सभापति महोदय जी, अभी कुछ मान्य सदस्यों ने कुछ बातें कही। जनजाति गौरव दिवस आपको जैसा विदित है, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह के तहत आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। सभापति महोदय जी, मैं प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं, लंबे समय तक देश आजाद होने के बाद में आप सत्ता में रहे। अभी हमारे एक मान्य सदस्य ने ठीक कहा था कि आदिवासी और एसी अनुसूचित जाति दोनों ही समुदाय को आपने वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। आदिवासी समाज का इस देश के प्रति क्या योगदान रहा है, इसका थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि ये विभाग की मांग से अलग है, लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक मैं समझता हूँ। इसलिए आवश्यक समझता हूँ कि आदिवासी समाज अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस देश की आज़ादी के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सभापति महोदय जी, कुछ महापुरुषों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। धरती आंबा बिरसा मुंडा, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 उली हाथू खूंटी झारखंड में मुंडा जाति से थे। ये व्यक्ति, इनकी शिक्षा दीक्षा एक अपने मिशनरी स्कूल में हुई थी। वह स्कूल बुर्जू मिशन स्कूल प्राथमिक शिक्षा पाई गई।
और इससे आगे पढ़ाई करने के लिए चाईबासा के लुथेरन मिशन स्कूल में दाखिला लिया। और वहाँ दाखिला लिया तो उन लोगों ने, पिछली बार मैंने कहा था, भगवान बिरसा मुंडा की शिखा काटी गई। कुछ लोगों को शिखा का पता भी नहीं होगा, शिखा क्या होती है? चोटी। शायद आपको ज्ञान ज़्यादा है लेकिन आप करते नहीं वैसा, आप थोड़ा सा उल्टा चलते हो। उनकी शिखा काटी गई और उनके मन को ठेस पहुंचा। मेरी संस्कृति का प्रतीक है, मेरे धर्म पर संकट है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। और बिरसा ने ईसाइयों के षड्यंत्र को भांप लिया। बिरसा मुंडा ने युवकों का संगठन बना करके सामाजिक सुधारों और राजनीतिक शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। 1893 में सिंह भूमि, मान भूमि, पलामू अन्य क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि को दुष्ट अंग्रेजों की सरकार ने वन अधिनियम के तहत एक कानून बनाया। कानून बना करके आरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र घोषित किया, जिसके अंतर्गत वहां के आदिवासियों का विस्थापन भी होना था। और इसको देख करके उनको और ज्यादा आक्रोशित हुए और अंग्रेज सरकार की किसी भी कीमत पर बिरसा की क्रांति को कुचलने का आदेश दिया। उन्होंने सब लोगों को जागरूक करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 3 फरवरी गुप्तचरों और भेदियों की मदद से बदगाम में उन्हें पकड़ लिया गया और उनको पकड़ करके हथकड़ियां लगा दी और रांची की जेल में ले गए। रांची की जेल में रहस्यमय तरीके से बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई। ये बिरसा मुंडा, उस बिरसा मुंडा की कभी चिंता नहीं की हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। बिरसा मुंडा की जयंती पर कागज में निकाल रहा हूं ना। एक नंबर। एक मिनट में कागज। शांत रहे। हाँ वही कह रहा हूँ, वही कागज कहाँ गया? कागज कहीं चला गया। चलो मैं ऐसे बोल दूंगा, बाद में इसको और ज्यादा जिक्र करूंगा आपके सामने। इसके बाद में दूसरा एक मैं महापुरुष की और बात करता हूं। भील बालक दूधा, इसका इतिहास भी है। इन महापुरुषों को इतिहास में लाने का किसी ने प्रयास नहीं किया, इसलिए मैं इसको जिक्र करना चाहता हूं। पुंगा की पहाड़ी, जन्म भील जाति से। दूधा भील देशभक्त और महाराणा प्रताप के प्रति समर्पण की अनूठी मिसाल है। पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके हुए महाराणा प्रताप वहां रुके हुए थे, क्योंकि अंग्रेज से आक्रमण के बाद में एक अज्ञातवास में थे। और जब पुंगा की पहाड़ी में रुके हुए थे तो उस गांव के आसपास के आदिवासी महाराणा प्रताप को क्रम से बारी बारी से उनको खाना पहुंचाते थे। एक बार दूधा भील का नंबर आया। उनके पिताजी नहीं थे, माता विधवा थी। और जब माता विधवा थी तो जब नंबर आया तो उनके घर में अन्न दाना नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने दूसरे घरों से आटा मांग करके लाई और ला करके रोटी बना करके, और दूधा भील को ये कहा, वो 12 साल का बालक था, ये मुगलों के समय की बात है,
उनको कहा कि ये रोटी लेके जाओ, महाराणा प्रताप तक पहुंचाना। और वह बालक रोटी लेके चलता है, जंगल की ओर बढ़ता है, तो वहां पर घेरा बना करके अकबर की सेना के जवान थे। उन्होंने उस बालक को देखा, बालक को आवाज लगाई, रुको। बालक रुका नहीं और उसने गति बढ़ा दी। गति बढ़ा दी तो उन मुगल सैनिकों को ये शंका हुई, तो शंका होने के बाद और आवाज लगाई, तेज गति से चलता गया। वो पीछे दौड़ते गए सैनिक और उसने गति बढ़ा दी। दौड़ते दौड़ते उसकी गति के सामने वो पीछा नहीं कर पाए और एक पत्थर से टकरा करके सैनिक नीचे, जवान अकबर का सैनिक नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो गुस्से में उसने तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद में तलवार जैसे ही मारी, उसकी हाथ की कलाई कट गई। हाथ की कलाई कटने के बाद वह बालक दौड़ता हुआ जाता है, रोटी नहीं छोड़ी है, और जा करके जिस गुफा में महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे वहां पहुंच करके नीचे गिर गया है। और उसने महाराणा करके आवाज लगाई, महाराणा ने आवाज सुनी, वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में वो देखते हैं उसकी हालत और उसका सिर अपनी गोद में लेकर के ये पूछते हैं। उन्होंने कहा ये रोटी लो। उन्होंने कहा कि ये हालात आपके हुए हैं, आपका जीवन संकट में डालने की क्या जरूरत थी। अब वो बालक क्या बोलता है? बेहोश बालक ये कहता है कि महाराणा, ये रोटियां लीजिए, ये रोटियां लीजिए। महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू फूट पड़े। बस इतना ही कह सके, बेटा तूने इतने बड़े संकट में पड़ने की कहाँ जरूरत थी। वीर दूधा ने कहा, अन्नदाता आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। ये वीर दूधा आज भी इतिहास में। दूसरा, ये 2-3 है, ज़्यादा नहीं है, फिर इसके बाद में मेरे उस पर आऊँगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी हमने एक आदिवासी को इतिहास में नहीं ला, उनका इतिहास में योगदान देश के प्रति किया था, इसलिए यह आवश्यक, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तिलक मांझी, तिलक मांझी, हाँ तिलका मांझी, हाँ तिलका मांझी, थोड़ा सा वो आंखों के चश्मों का थोड़ा सा चक्कर है। तिलका मांझी ये संथाल जाति से था। जनजाति नायक तिलका मांझी ने इनका 1770 के बाद अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध भागलपुर क्षेत्र में तीर कमान उठा लिए थे। इन्होंने सर्वप्रथम संथालों को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के बारे में बताया। संथाल व अन्य लोगों के साथ मिलकर युद्ध अभियान छेड़ा एवं कर वसूली के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उन्होंने संथाल क्रांति का नेतृत्व किया और 1784 में एक विशाल संग्राम के नेतृत्व करते हुए पकड़े गए। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर चौराहे पे एक बरगद के पेड़ से लटका करके फांसी दे गई। 1857 की क्रांति तो बाद में हुई थी, 58 की स्वतंत्र क्रांति से पहले इस आदिवासी महापुरुष ने सरकार किया। तीसरा एक ये है जो टाटिया भील, जो आजकल कुछ लोग टाटिया भील की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन टाटिया का विचार क्या था? टंटिया, उसका विचार क्या है, उसको हम समाज के सामने नहीं लाते हैं। टंटिया भील जनजाति नायक एक ऐसा व्यक्ति थे जो वन में जन्म लेकर के अभाव और अशिक्षा से जूझते हुए अपनी इच्छा शक्ति संकल्प से शोषण और अन्याय के विरुद्ध असाधारण आंदोलन छेड़कर संपूर्ण समाज में छा गए। बच्चे उन्हें मामा के नाम से पुकारते थे। 1857 की लड़ाई को सुदूर वन प्रांतों और उनके समीप बसे गांवों तक ले जाने का श्रेय टंटिया भील को ही जाता है। उस काल में 1857 की क्रांति के महानायक तात्या टोपे की टाटिया भील से कई बार मुलाकातें हुई। अंग्रेज पुलिस ने टाटिया को मुंहबोली बहन के पति
गद्दार गणपत के साथ साजिश कर राखी के दिन धोखे से टाटिया को पकड़ लिया और टंटिया 4 दिसंबर 1889 को वीर टाटिया को फांसी दे दी गई। अब इस प्रकार के महापुरुष एक नहीं 80 से ज़्यादा महापुरुष हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। यानी सबका ही पता था, मैं इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। सभापति महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, सॉरी, 1 नंबर का पेज कहाँ गया? आ गया, ठीक आ गया, कोई गलती नहीं। सभापति महोदय जी, नवाचार हमारे विभाग के अध्यक्ष महोदय जी, अब 2 बार में रिपीट होने ठीक हो जाएगा। ये संसार सेतु स्थापना UNFPA द्वारा गैर वित्तीय कार्यक्रम के तहत TRI परिसर में संचार सेतु की स्थापना की गई ताकि विभाग के छात्रावासों के बालक बालिकाओं को वर्चुअल शिक्षा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों को उदयपुर एवं जोधपुर के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों यथा IIM, IIT, एम्स, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रिमोट सेंसिंग आदि केंद्र आदि का भ्रमण कराया गया। अध्यक्ष महोदय जी, आदिवासी क्षेत्र के बालक अच्छे संस्थानों को कभी देखा नहीं होगा, वहाँ की शिक्षा कैसी होती है, वहाँ किस प्रकार का वातावरण है, इसलिए भ्रमण कराया जाए कि उस बच्चे को जाकर के वहाँ का माहौल देखेगा और वहाँ की शिक्षा को देखेगा, वहाँ के स्तर को देखेगा, तो उस बच्चे का एक मनोबल बढ़ेगा कि मुझे भी आगे बढ़ना है। इसलिए वो उस प्रकार की तैयारी करने के लिए एक थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने का एक क्रम था। हाँ, आप तो अपना बोलो। हाँ, अगर योग्य बच्चे निकलेंगे निश्चित रूप से एडमिशन भी कराएंगे। नवीन अमृत कलश योजना हमारे विभाग द्वारा अमृत कलश योजना की प्रारंभ की गई, जिसमें CSR के तहत धनराशि प्राप्त कर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना में विभागीय संस्थानों सुदृढ़ीकरण, नवीन सुविधाओं, विकास, स्मार्ट क्लासरूम, RO, खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं, खेल आदि कार्य करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, CSR का बहुत बड़ा फंड है और वो फंड कई बार उद्योगपति अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च करके ये बता देता है कि मैंने जितना मुझे 2% खर्च करना था वो मैंने कर दिया। अब हमारी मंशा है, हम इस योजना के अंतर्गत हम बताएंगे कि हमारा हॉस्टल यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ हमें RO लगाना है, यहाँ हमें उनके टॉयलेट ठीक कराने हैं, यहाँ हमें उसकी रिपेयरिंग करानी है, ताकि वो पैसा ठीक जगह जहाँ आवश्यक है वहाँ लगे। इस प्रकार की इस योजना के माध्यम से हम इसको करके और विभाग को इसका लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र के बालकों को भी लाभ मिलेगा। नहीं, उस पे भी आऊँगा, उस पे भी आऊँगा, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, बजट आएगा, बजट आ रहा है। जनजाति डिजाइन स्टूडियो मनफुल, अध्यक्ष महोदय जी, विभाग के माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में जनजाति डिजाइन स्टूडियो बनफुल स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य जनजाति कलाकारों द्वारा तैयार किया वॉल आर्ट, पेंटिंग्स, सजावटी सामान, कलाकृतियाँ, परंपरागत डिजाइन एवं जनजाति समृद्धि और जीवन सांस्कृतिक एवं कला के संरक्षण एवं संवर्धन मनफुल स्टूडियो द्वारा चयनित जनजाति कलाकारों की कलाकृतियों का राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों में प्रदर्शन विक्रय किया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति क्षेत्र में बहुत से ऐसे कलाकार हैं
अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, वो कलाकार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, हमारी कलाकृतियाँ लुप्त होती जा रही है। इसलिए हमारे विभाग ने ये नवाचार किया कि हम एक उनको प्लेटफॉर्म दें। ये जो भी कलाकृतियाँ बनाते हैं उनको हमारा विभाग मार्केट उपलब्ध कराता है, चाहे राज्य स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो और राष्ट्रीय लेवल पर हो। इस प्रकार के मेलों का आयोजन करके उनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र हैं, कलाकृतियाँ हैं, वो सारी चीज़ों का प्रदर्शन होता है। लोग उनको देखते हैं, लेते हैं, उनको मार्केट उपलब्ध होता है, उनकी आजीविका चलती ही चलती है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, वो जिंदा रहे। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कई कलाकार जिनकी धीरे धीरे वो सामान बनाना बंद कर दिया और वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है हमारी विकास भी और विरासत दोनों चीज़ें जिंदा रहनी चाहिए। इस कदम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्रोस खेल मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। हाल ही में लेक्रोस खेल में हमारी जनजाति बालक बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रथम बार में ही रजत पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा टीम की कप्तान को सुनीता मीना को आदि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अध्यक्ष महोदय जी, इस खेल को कोई जानता नहीं था। जब पहली बार बच्चियां मुझे मिली तो मैंने कहा ये खेल क्या है, तो वो अपने खेलने के सारे सामान भी लेके आई। तो इस खेल का हमारे नेशनल गेम में कहीं उसका नहीं था, नीति में नहीं था, हमारे स्टेट नीति में भी नहीं था। उनको जाना था उज्बेकिस्तान। तो मैंने और मेरे विभाग के अधिकारियों ने प्रयास करा। हमने कहा ये बच्चियां जा रही है, इनको 10 लाख का खर्चा है और हमने 10 लाख का खर्चा अध्यक्ष महोदय जी CSR फंड से उनको उपलब्ध करा के भेजा और वो बच्चियां जाकर के मतलब अंतर्राष्ट्रीय गेम में भारत का नाम रोशन किया, रजत पदक ले गया, 2nd स्थान प्राप्त किया। ये हमारा गौरव। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लेक्रोस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम सीनियर वर्ग में महिला पुरुष वर्ग के राष्ट्रीय विजेता एवं जूनियर वर्ग के बालक बालिका वर्ग में उप विजेता रही। अध्यक्ष महोदय जी, अभी माननीय काफी सदस्यों ने जिक्र किया केडर बनाओ, केडर बनाओ, केडर। पिछली सरकार ने पहल भी की थी। मंत्री जी आप मंत्री थे नेता प्रतिपक्ष, आप तो केडर बना नहीं पाए। हमारी सरकार ने इस केडर को बना दिया। विभाग के छात्रावासों में नियुक्ति अधीक्षकों के केडर निर्माण गठन हेतु छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 व छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड 2 के पदों के कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 16/1/2025 से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा समान पात्र परीक्षा नियम 2022 में शामिल कर दिया गया है। अब ये 470 हॉस्टल हमारे हैं। ये माननीय मंत्री जी बैठे, इनसे हम उधार मांगते थे। मैंने भी कई बार इस सदन में खड़े होकर मैंने कहा था कि भैया ये उधार से हम लेते हैं, कब तक ये चलाएंगे? हमारा केडर होगा तो हम कम से कम कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकेंगे। क्योंकि हम जब उधार लेते हैं, इनसे मांगते हैं, ये दे देते हैं, इनकी भली मत है, ये दे देते हैं, इनका एहसान है। जब कुछ गड़बड़ करता है तो हम कार्रवाई नहीं कर पाते, हम उनको विभाग में भेज देते, तो ये कार्रवाई करें नहीं करें इनकी मर्जी पर है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने केडर बना दिया। अब परीक्षा कार्मिक विभाग को करवानी है, ये करा करके बहुत जल्दी ये वार्डन आएंगे तो हमारा केडर काम करेगा, तो हमारे हॉस्टलों को भी हम सुव्यवस्थित हम कर पाएंगे। हाँ, वो तो अच्छे व्यक्ति है। ई फाइल प्रणाली, अध्यक्ष महोदय जी, लंबे समय से हमारे विभाग काम तो कर रहे थे, लेकिन फाइल चलती ना तो वो अटक अटक के चलती, कहाँ कितनी दिन रही, कहाँ कितनी दिन रही, कहाँ कितने रही, कोई अता पता लगता भी नहीं था। और कई अधिकारी ऐसे होते थे कि महीनों महीनों तो फाइल पटक रहे थे, उसको कोई देखने वाला धनी थोड़ी भी नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग भी नहीं करता था। और फिर
हमारा काम सब पर करता। हमारी सरकार ने ई फाइलिंग सब जगह कर दी और करने के बाद में ये जो काम में जो तेजी आई है ये आपने देखा होगा, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। निश्चित रूप से परसेंटेज जो है वो हमारा कम हुआ है, जो फाइलें रुकने वाला है। इफेक्टिव हमने शुरू की थी, हमने आपको कार्यालयों में कार्य की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में छोटे होंगे, काम में बहुत बड़े हैं। हमारे मंत्री भी सक्षम है। ई फाइल को पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में पत्रावलियों का त्वरित गति से निस्तारण संभव हो पा रहा है। विभाग में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु भी वर्कर्स मेंटेनेंस सिस्टम लागू किया गया है। मॉनिटरिंग अब ये भी हमने लागू किया ताकि जो काम चल रहे हैं, होता क्या है कि काम सैंक्शन हो गया, काम चालू भी हो गया, बरसों भर काम वहीं का वहीं अटका रहता है। इसके कारण से काम समय पर पूरा हो, ये हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इससे जब सरकार का पैसा लगता है, पैसे का समय पर उपयोग नहीं होता है, जब उसकी बीएसआर बढ़ जाती है, फिर कहते हैं और पैसा दो, तो ये सरकार के पैसे का मिसयूज होता है। इसके लिए ये अच्छा है। अभी ये पूरा तो करने दो, आप चाहो तो मैं रोक लूं, आपको जल्दी हो तो। अभी ऐसी घोषणाएं करो कि इनको सबको खुशी हो जाए। हाँ और जल्दी चले जाए। आज वैसे इतने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ 40 लोग भी नहीं है। नहीं, संख्या पूरी है ना, हाँ पक्ष में भी नहीं है, ना पक्ष में भी नहीं है। हमारी संख्या पूरी है जी। आज तो दिन में स्थिति ये थी कि कोरम भी पूरा नहीं होता अगर हम लोग नहीं होते तो। नहीं, आप नहीं होते पूरा अभी इधर तो हमको अच्छा भी नहीं लगता, आप है तो हमको अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉरम पूरा है, दिन को भी पूरा था, अभी भी पूरा है, आगे भी पूरा रहेगा। मंत्री जी विभाग की उपलब्धियां देखो, आप उसको देखो, आप बाकी के दिन में देखो। आप आज सबको जाना है तो आप ही पूरा दोनों मंत्री जल्दी कर लो। आने दो सब। अध्यक्ष महोदय जी, हमारी आपने ही कहा था पिछली बजट घोषणाओं का क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा सुन लेना। हमारी सरकार द्वारा गत बजट में विभाग से संबंधित 20 घोषणाओं में 4 घोषणाएं तो पूर्ण कर ली, 16 घोषणाएं प्रगतिरत हैं, अभी काम चल रहा है जिसको पूरा करें। सीताबाड़ी, अरे मंत्री जी सीताबाड़ी बता देना, मंत्री उनको जल्दी खत्म करो। सीताबाड़ी, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। सीताबाड़ी, कमलनाथ, जवार माता, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इनकी कामों की सीताबाड़ी के तो 500.73 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। कमलनाथ महादेव की 550 लाख रुपए की और जावर माता के 579.85 लाख रुपए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई। एक में इसमें थोड़ी सी आपको लोक महत्व क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय जी, सीताबाड़ी, सीता माता का निर्वासन हुआ था। भगवान राम ने अग्नि परीक्षा हुई, सारी होने के बाद में जब लंका से लेके आए थे तब उनको थोड़ी शंका कुछ हुई, तो वो अलग प्रकार का इशू है, उसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब निर्वासन हुआ था तो वो अपने हमारे वाल्मीकि आश्रम में रुक गई, वहाँ रही और वहाँ पर लव और कुश का जन्म वहाँ हुआ। ये इसका लोक महत्व है। इसलिए हमारे देश के प्रधान का विरासत जिंदा रहना चाहिए और विकास दोनों काम साथ चलने चाहिए। इसलिए इन कामों का विकास भी हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। कमलनाथ, आपने तो सुना, ये पिछली बार मैंने पूरा जिक्र किया था और इसके लिए उस समय के शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि इसको हम करेंगे, लेकिन आप तो कर नहीं पाए। लेकिन इस काम को भी हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया। कमलनाथ में रावण ने तपस्या की, बात जरा है तो छोटा ही करूंगा। वहां पर 108 फूल, कमल के फूल चढ़ाते थे और ये एक कमल तलाई है,
जो वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। सुल्तान जी का खेरवाड़ा एक पंचायत है, वहाँ से वो 108 कमल के फूल जाकर उस शिव जी को चढ़ाते थे। एक दिन एक फूल कम पड़ गया तो उसने अपना माथा काट करके चढ़ाया फूल की जगह, और वहाँ पर दशानन का वरदान वहाँ पर इस रावण को मिला था। ये लोक महत्व है। और आज भी वहाँ पर वहाँ के लोगों का एक हरिद्वार है, अपने अस्थियां विसर्जन करते हैं। और एक और महत्व है, जो उस क्षेत्र के लोग सबसे पहले पहाड़ी, बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पर होली सबसे पहले जलेगी, वो होली जलेगी, उसके बाद में भी पूरे जाडोल के क्षेत्रवासी अपनी होली जलाएंगे। ये लोक महत्व है। इसलिए इस क्षेत्र का भी हमने ये पैसा देकर के काम कर रहे हैं। अब डूंगर बंडा भी शायद डूंगरपुर से आने वाले तो भाषण देके चले जाते हैं, सुनते ही नहीं है। क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था, जब भाषण देते हो कुछ आरोप लगाते हो तो कम से कम रुको। मैंने उनका लिखा भी है ये यहाँ पर। जो घोषणा हुई थी डूंगर बरंडा बासिया सरपोटा कालीबाई की, वो पूरी हुई या नहीं हुई? वो बता रहा, सुनो, पूरा सुनो। अब उससे आपको मतलब ही क्या? आप तो विरासत को देखते नहीं, समझते नहीं, फिर क्या मतलब है? कल भी प्रश्न, परसों प्रश्नकाल होगा, पूछ लेना। डूंगर बरंडा बासिया चरपटा स्मारक बनाना तथा वीर कालीबाई संग्रहालय निर्माण हमारे महापुरुषों के महानायकों को उचित सम्मान देने हेतु सरकार कर संकल्पित है। जनजातीय नायकों के उचित स्थान दिलाने के लिए हमने गत बजट में डूंगर बरंडा बासिया चरपोटा स्मारक बनाने, वीर कालीबाई के संग्रहालय निर्माण करने की बजट घोषणा की थी। इन दोनों के स्थान तय हो गई है और अब उनको बना करके पूरा करेंगे। कालीबाई का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको जिक्र पिछली बार मैंने किया था, इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन स्थानों को हम करेंगे। और कालीबाई संग्रहालय में वहाँ के आदिवासियों के जो कलाकृतियाँ हैं, उनके गीत हैं, उनकी वो चीज़ें, उनका संग्रहण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कम से कम ये देख सके, ये समझ सके कि हमारी विरासत ये थी। उस विरासत को जिंदा रखने के लिए ये संग्रहालय होगा। दोनों तीसरा, ये चौथा। अध्यक्ष महोदय जी, इस वर्ष बजट की जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसमें अटरू बारा, सहरिया बालिका छात्रावास, जलाई सिमलवाड़ा, डूंगर में जनजातीय आश्रम खोले जाएंगे। प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपजाति क्षेत्र में के निवासियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जनजातीय विकास कोष की राशि को 1500 करोड़ से बढ़ाकर अब 1750 करोड़ रुपए किया जा गया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ कि ये पैसा अगर हम ज़मीन पे उतारेंगे तो उनकी मूलभूत सुविधाओं को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अभी वहाँ जो जिक्र आया था, अभी मैं उनका जिक्र करूँगा, उनकी कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है। हमारे गणेश गोगरा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है आरक्षण को लेकर के। अध्यक्ष महोदय जी, आरक्षण का इस एक सारा आरक्षण एमएलए एमपी का हमने दे दिया, सरपंचों का हमने दे दिया। नेता प्रतिपक्ष जी, इसको थोड़ा सा सुनना। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे और जिसके कारण से इतना सुंदर संविधान हमको मिला है। और उस व्यक्ति को जब चुनाव हो रहे थे ना, आपकी पार्टी ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया था हराने के लिए, और नेहरू जी उनके वहां हराने के लिए भाषण देने के लिए गए थे। तो आप कहें तो मैं बोलूं, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके अंदर अपने दोस्त को लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे को हराने की कोशिश की। आप कहें तो वो लेटर कल मैं टेबल कर दूंगा, आपको वो लेटर टेबल कर दूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ का लिखा हुआ। वो तो मतदाता तो ये बता दीजिए, पे डिपेंड होगा। नेता प्रतिपक्ष जी, मतदाता जिस पार्टी ये बता दीजिए कि उनके सामने किसको खड़ा किया था, ये बता दीजिए। नेहरू जी के पीए को खड़ा नहीं किया था क्या? ये बहस का विषय नहीं है अध्यक्ष जी।
मैं आपको कल लेटर ला दूं बाबा साहब का, फिर मान जाओगे आप? बैठ सर। गलत है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेहरू जी के पीए को डॉक्टर साहब के सामने खड़ा किया था, ये आप मंत्री महोदय का कहना है। एक बाबा साहब ने अपनी जीवनी के अंदर और अपने दोस्त को जो लेटर लिखा था, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। मैं उसको टेबल कर दूंगा, बाद में कर लेंगे। बैठो 2 मिनट। अरे भाई आप तो बैठो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब आम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव कार्यालय और चुनाव अभियान का संचालन स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी कर रहे थे, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे, जिन्होंने भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये भी माननीय अध्यक्ष जी, ये ऐसे तथ्य यहाँ पे आ रहे हैं रिकॉर्ड पे, जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। या तो आप टेबल कर दे या मैं टेबल कर देता हूँ कि बाबा साहब का हराने का काम किसने किया था, और इसी पे बहस करवा दो आप। और एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता चल पंडित जाएगा। जवाहरलाल नेहरू 2 बार गए वहाँ चुनाव सभा के लिए, 2 बार, उस जमाने में 2 बार, जो संभव नहीं होता था। कानून मंत्री बनाया अपने साथ, और संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया, इस्तीफा देने को मजबूर किया, और इस्तीफा होते ही 2 महीने के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया। और यदि आप टेबल करना चाहते हो, एक कागज और टेबल कर देना। जब बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो संसद में क्या वक्तव्य दिया था, वो भी टेबल करो, आपकी पोल खुल जाएगी। नहीं, आप टेबल करो ना, आप बोल रहे हो तो जो तथ्य आप रख रहे हो तो आप टेबल करो। मैं जो तथ्य रख रहा हूँ उसको मैं टेबल करूँ। अभी मंगवा दो 15 मिनट में, अभी मंगवा। हाँ तो मंगवाओ, मैं भी अभी लेकर। नेता प्रतिपक्षी नेता आप दोनों यदि तय करोगे तो एक दिन इस पर चर्चा करवा दूंगा। नेता प्रतिपक्षी एक दिन आप लोग लिख के दे दो, एक दिन चर्चा करवाएंगे। नेता प्रतिपक्षी 15 मिनट में खत्म हो जाता। नेता प्रतिपक्षी जब मंत्री बनाना था तो इन्होंने नहीं बना, गांधी जी के कहने के आधार पर बनाया था, आदत है। आगे मैं कहना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये जो सरपंच एसटी का बने, ये जो एसटी का जनजाति बाहुल क्षेत्र वहां पे एसटी का ही सरपंच बने, ये आपने नहीं किया। ये भैरू सिंह शेखावत के कारण 95 में ही लागू हुआ था। कानून तो बन गया था पहले, लेकिन आप लागू नहीं कर पाई, हमने लागू किया। आप आदिवासी की बात करते हो, आदिवासी के लिए कितना काम किया। दूसरा आप सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, जनजातीय क्षेत्र के व्यक्ति को नौकरी लगे, इसके लिए भैरू सिंह शेखावत ने 1 से 6 स्केल, उसके बाद 1 से 9 स्केल तक उस क्षेत्र का जनजाति का व्यक्ति नौकरी लगे, इसकी व्यवस्था की थी, प्रबंध किया था। इसके बाद वसुंधरा जी की सरकार में हमने कहा था कि वसुंधरा जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उस आदिवासी क्षेत्र का भला तब होगा कि आरक्षण अलग करिए। तब 100 में से 45 लड़के उसी क्षेत्र के नौकरी में आएंगे। ये व्यवस्था उस समय हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्षी, जिसके कारण से उस आदिवासी के क्षेत्र का जो भी बच्चा नौकरी लगा, चाहे पटवारी होगा, चाहे मास्टर होगा, बाबू होगा, तहसीलदार होगा, डॉक्टर होगा, उसके कारण से लगा है। आपके कारण से नहीं लगा, आपने कुछ नहीं किया। ब्राजो मानिए सर, अरे आप नंबर दे दो, आपका बुलवा देता। माननीय सदस्य, जिसको ऐसा इंटरेस्ट हो तो अपना जो है ना वो दे दे, नाम दे दे, मैं उसका बुलवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, अब क्या कि मुझे बोलना तो बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी भी है। जितना आवश्यक हो बोल रहे। अब तो ठीक है, अब कुछ लोगों को जाना भी है। हाउस भरा होता तो बोलने में आनंद आता आपको। अध्यक्ष महोदय जी, वंदन केंद्र सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के कृषकों एवं वन आदि उत्पादों के विपणन एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वंदन केंद्रों की स्थापना की गई। राज्य के 9 जिलों और
530 वंदन केंद्रों के माध्यम से लगभग 1,53,000 सदस्यों को लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका संचालन राज्य के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, वंदन केंद्र वो हैं जहां पर वन क्षेत्र में उपज जो है उनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उसको मार्केट में विपणन करना। टाइफाइड जो केंद्र सरकार का उपक्रम है वो खरीदता है, या फिर हम इसको मार्केट उपलब्ध करा करके उन आदिवासियों के आजीविका के लिए, रोजगार के लिए इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहिए। छात्रावासों के मेज भत्ते हमने बढ़ा दिया, काफी सदस्यों ने कह दिया, इसको ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ लो, कर देता। चलो तो मैं इसको एक कौशल विकास प्रशिक्षण का थोड़ा सा मैं जिक्र देता हूं, इसके बाद मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा। कौशल प्रशिक्षण जनजाति युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वर्ष 24-25 के दौरान RSLDC सिपेट RKCL के साथ MOU कर 4,797 जनजाति युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने कर जनजाति युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। उन बच्चों को ड्राइविंग का ट्रेनिंग देना और कई प्रकार की जो ट्रेड है उसमें ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार उपलब्ध कराना, क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। PM जनधन योजना राजस्थान एकमात्र आदि जाति शहरिया के विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की PM जनधन योजना के अंतर्गत 12 जिले में शहरिया क्षेत्र में नवीन 17 मल्टीपर्पज केंद्र स्वीकृत किए गए तथा 12 जिले में टाइफाइड जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 51 वंदन केंद्र का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त अति पिछड़ी हुई शहरिया कथोड़ी जनजाति खेरवा जाति के लगभग 1,30,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रति माह यूनिट 500 ग्राम दाल, 500 मिलीग्राम तेल और 200 मिलीग्राम देसी घी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आप भी कराते थे, हम भी करा रहे हैं, लेकिन उस समय उन तक नहीं पहुंचता था। लेकिन अब हम उनको अपना वो फिंगरप्रिंट से करा रहे हैं ताकि उस तक पहुंचे। नहीं तो होता क्या है कि बीच में बिचौलिए उड़ा देते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का अध्यक्ष महोदय महत्वपूर्ण योजना है, इसको मैं जिक्र करके थोड़ा सा आपका जल्दी से ठीक कर दूंगा। स्वास्थ्य कर्मी योजना सिकल सेल जागरूकता विभाग द्वारा स्वच्छ परियोजना के माध्यम से 4,565 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जनजाति क्षेत्र में अक्षय रोग तथा पहुंच एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग किया जा रहा है। हाल में हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में इन स्वास्थ्य कर्मियों को जनजाति क्षेत्र के प्रचलित सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम से जोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय जी, उस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जानकारी के अभाव में और ठीक से पोषण नहीं होने की वजह से कुपोषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और ये एनीमिया और सिकल सेल ऐसी बीमारी है इसका पता नहीं लगता, ये वंशानुगत होती है, पता ही नहीं लगता है। कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जिंदगी जीना नर्क हो जाता है। हमारी भारत सरकार भी इस पर उनका पूरा का पूरा वो डेटा तय करा रही है, उस पर खर्चा कर रही है। और ये स्वास्थ्य कर्मी जो हमारी है वो वहाँ जाकर के टीबी के रोगी हैं, ये सिकल सेल के रोगी है, एनीमिया के रोगी है, इनको चिन्हित करके अस्पताल ले जाना और उनका उपचार कराना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, आप सब लोगों ने सुना, हमारे विभाग को आपने बहुत अच्छे से सुझाव दिया, इनको हम इन योजना में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अविनाश गहलोत महोदय, कितना महत्वपूर्ण विभाग है, पर कांग्रेस के मेरे सिर्फ 5 जाति